अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान की सियासी तारीख, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से नाज़रीन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होंगे। उन्हीं में से एक लफ्ज़ और कैफियत का नाम है क्या हुकूमत जाने वाली है। ये हुकूमत भी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। हुकूमत किसी की भी हो, 2.5 साल के बाद उसकी जाने की तारीखें जो हैं वो दी जाने लगती हैं और हर कुछ दिन बाद हुकूमत के दिन गिने जा रहे होते हैं। अब तहरीक इंसाफ की बात करें, उनके साथ ये मामला कुछ ज्यादा ही जल्दी शुरू हो गया था। पहले अपोजिशन बार बार हुकूमत को भेजने की कोशिशें कर रही थी और कभी हुकूमत के खात्मे की तारीखें दी जाती थी, मगर हुकूमत वही है और 3.25 साल जो है वो पूरे भी कर चुकी है। लेकिन मुल्क की सियासी तारीख में शायद ये पहली मर्तबा हो रहा है कि हुकूमत खुद अपने जाने या चले जाने की बातें भी कर रही है। पहले इमरान खान ने खुद मिड टर्म इलेक्शन का हिंट दिया, अब उन्हीं के खास वजीर, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने गुज़श्ता दिनों ये कह दिया था कि अगर हमें काम ना करने दिया गया तो वजीर आजम साहब जो हैं वो असम्बलिया तहलील भी कर सकते हैं। अब ये बयान असद उमर ने क्यों दिया, उसके भी कुछ कॉन्टेक्स्ट पे सियाको सबाक से जो है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन खुद असद उमर साहब कह रहे हैं कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। अब उसके बाद हुआ ये कि सीनियर सहाफ़ी हैं साबिर शाकिर साहब, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है तकरीबन उनके अल्फाज तो ये नहीं है लेकिन उनका मतलब ये है कि गिने जा चुके हैं और ये हुकूमत मुश्किल ही अपनी मुद्दत पूरी करेगी और वो इंतखाबात को होता देख रहे हैं। अब क्यों ये बातें सारी की जा रही हैं, बात करेंगे। इस्लामाबाद के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में से एक इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये क्यों ये सारी बातें अचानक शुरू हो गई कि असद उमर साहब कह रहे हैं जी असम्बलियाँ जो हैं वो हम तोड़ सकते हैं। मुझे तो ये लगा कि वो किसी को पैगाम दे रहे हैं कि जी ज़्यादा घेरा तंग किया परफॉर्मेंस को लेकर, बहाना बनाकर तो खान साहब असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं। फिर साबिर शाकिर साहब जो है, हमें पता है कि वो अक्सर इन डेप्थ बातें करते हैं, तो वो तो बड़ी ऐसी बात कर गए कि जी ये मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि होमवर्क नहीं था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं है, वादे दावे नारे पूरे नहीं किए, और दूसरी बात यह है कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ठीक, ये आप एक पहलू ये कर लें। दूसरा पहलू है इनकी आपस की गिरोहबंदियाँ, इनके आपस के झगड़े, ये भी एक साइड पे कर लें। तीसरा पहलू है इमरान खान साहब का एक जो मुसलसल एक उनका बयान है कि एनआरओ नहीं दूंगा, हालांकि अब किसको देना है, किसको लेना है, कौन रह गया एनआरओ वाला, कौन अंदर है जिसको एनआरओ नहीं देना। दूसरा, उनको लगता है कि कोई ना कोई गेम हो रही होती है मेरे खिलाफ। इमरान खान साहब को लगता है कि कोई ना कोई गेम हो रही होती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ कोई अपोजिशन से ना मिल के कर रही हो, कोई अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पास ना पहुंची हुई हो, कोई मेरे खिलाफ साजिश ना हो रही है, तो वो वक्तन फवक्तन हवाई फायरिंग करते रहते हैं। अच्छा, ये हवाई फायरिंग है। अच्छा, इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, धरनों में 126 दिन धरनों के बाद जाके असम्बली में जाके बैठ गए थे, इस्तीफे वापस ले, तनख्वाहें भी ली थी ना, बिल्कुल। और फिर जब सेनेटर हफीज शेख अभी हारे थे तो उस वक्त बड़ा सुनहरी मौका था, 2-3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो जो उन्होंने इस्तेमाल किया, अच्छा ऑप्शन इस्तेमाल किया, मैंने हमेशा तारीफ की कि एतमाद का वोट लिया। दूसरा ऑप्शन क्या था, ये पड़े हुए हैं, मेरा वफाक से मैं हार गया हूँ और ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है कि मैं हुकूमत हारी है, तो भाई इसका मतलब है कि मेरे असम्बली वालों ने मुझ पर एतमाद नहीं किया, तो हम नए इलेक्शन में जाते हैं। गए इलेक्शन नहीं गए, हम वो खुश नसीब नहीं है जो ये छोड़ के चले जाएं। आखिरी दिन, आखिरी घंटा, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक हमारे सरों पर मुसल्लत रहेंगे। इन लोगों को जो पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा 80% लोग आए हैं, ये जाएंगे भाईजान, इनको ये काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। अच्छा, बट साहब ये हवाई फायरिंग क्यों कर रहे हैं, वजह उसकी, मतलब इनसिक्योर हैं या वो समझ रहे हैं कि कुछ हो रहा है? और फिर साबिर शाकिर साहब जो कह रहे हैं वो हवाई फायरिंग नहीं करते वैसे। वो सुना आपने, वो कि सुनाना धीनू और कहना धीनू और सुनाना नोनू, वो एग्जाम्पल जो होती है बहू को सुनाना, तो ये मुख्तलिफ कॉरिडोर्स में मैसेजेस पहुंचाते हैं। यहाँ पे भी लगा, शहबाज शरीफ साहब की जब जमानत हुई, हमजा बार आ गया, मरियम थोड़ी सी एक बैक फुट पे चली, पीडीएम थोड़ा सा रुक गया, नवाज शरीफ साहब के मुंह में ज़बान आ गई, वापस रुक गई, तो लगा कि कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ें हो रही हैं या कुछ चीज़ें हो रही हैं, वल्लाह आलम क्या हो रहा है अभी तक तो कोई समझ नहीं। तो इमरान खान भी वहीं बैठे हुए हैं, इमरान खान का तो सर्वाइवल इसमें है। इमरान खान साहब जाएंगे तो अपनी बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस और अपने वजन की वजह से गिरेंगे,
और 5 साल से पहले गिर सकते हैं। हाँ गिर सकते हैं, क्यों नहीं गिर सकते, क्यों नहीं गिर सकते। थिन मेजॉरिटी है जहांगीर तरीन ग्रुप, मैं तो उसके अगेंस्ट हूं, मैं तो कहता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जहांगीर तरीन एक हकीकत है ना, वो भी एक बायर है। 80% पीटीआई अंदर से नाराज है। पंजाब में कोई टिकट लेने वाला नहीं मिल रहा अगले इलेक्शन में, लोग भाग। अच्छा, अगर ये सूरत हाल है बड़ी साहब, तो इमरान खान साहब को लाने वाले तो परेशान भी होंगे, मायूस भी होंगे। अवाम की बात करूं, अवाम जो वोट उन्होंने दिया, लेके आए अवाम तो मैंने कहा ना, महंगाई और बेरोजगारी, यकीन करें, एक कोरोना ऊपर से आज इमरान खान को लाने वाले अवाम। हाँ, मैं अवाम की बात कर, मैं भी अवाम की बात कर रहा हूँ। आप और मैं तो देखिए, पहली बात तो ये है कि 70 से लेकर अब तक लाने वाले एक हकीकत हैं और आने वाले भी एक हकीकत है। नंबर टू ये है कि 2018 में इमरान खान की वेव भी थी, पॉपुलर भी था, जीत भी रहा था, उसने 22 साल स्ट्रगल भी की थी और आगे भी आया था। तो बाकी फैक्ट भी हैं, सारी चीज़ें उसमें शामिल करते हैं। उतना नहीं है, बिलीव मी, अभी तक जितना शोर डाला गया ना, ये सारे सिलेक्टेड हैं, सारे धांधली की पैदावार हैं, ये जो सारे पार्टियां हैं। इमरान खान भी उनमें से एक है। हम और दुनिया का कोई भी मुल्क बताएं जहां इस्टेब्लिशमेंट खान साहब मतलब धांधली की पैदावार है, आप मान गए? धांधली की पैदावार नहीं, हमारा सिस्टम एक ये धांधली ज़दा है ना। इसमें देखे ना, फेयर इलेक्शन की तरफ तो आते ही कोई नहीं है। फेयर जिस दिन फेयर इलेक्शन की तरफ आए, ये आना क्यों नहीं चाहते वो। अगर 1 मिनट अगर हो तो मैं आपको सुना दूं। जवेद चौधरी साहब ने सुनाया कि एक मरतबा उनको जस्टिस नसीम हसन शाह ने सुनाया कि कहते हैं कि हमारा मैं जब नई प्रैक्टिस शुरू की तो एक जज साहब थे, वो आते ही जो भी जमानत लगती थी रिजेक्टेड, रिजेक्ट। एक दिन कहते हैं मैं जमानत की दरखास्त जेब में डाल के आया, चैम्बर में जज साहब खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा जज साहब वो एक जमानत निकला, तो उन्होंने कहा रिजेक्ट। मैंने कहा सर वो तो मेरी जेब में, कहते हैं जेब में रिजेक्ट। अच्छा, तो ये जो अपोजिशन है, ये क्यों ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इंतखाबी सलात जेब में रिजेक्ट करके बैठी, ये इनको सूट नहीं करता, ये पैदावार इसकी है। ठीक, अच्छा, बट सर मुझे आपसे ये समझना है कि आप जो इस्लामाबाद के मौजूदा हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसमें आप जो साबिर शाकिर ने बात की है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी इस साल में देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं, आप भी ये समझते हैं कि वो 5 साल पूरे शायद नहीं कर पाएंगे, उससे पहले भी जा सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितना ये आप जल्दी होता देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि 6 से 9 महीने फिर भी निकाल लेंगे? और एक तो मेरी ख्वाहिश है कि ये 5 साल पूरे करें, वो तो सबकी है, शहीद ना बने, शहादत ना मिले इसे, फिर से ना आ जाए कि मुझे टाइम, मैं तो अब करने लगा था काम। अब शौकत तरीन भी आए थे, अब IMF के साथ हमने नजरानी भी, अब हमारे ट्रैक पे आ गए अब। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इमरान खान साहब को गिराना चाहते हैं। इस वक्त अपोजिशन भी मैंने नहीं चाहती कि वो इमरान खान को गिराए। उनको इससे बड़ा क्या है कि पंजाब में बुजदार और KP में बुजदार प्लस और इधर में प्लस 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 सारे उनको तो दिन ब दिन मतलब अपने बोझ से आप खुद गिर जाएंगे। वो इमरान खान साहब नौशहरा कराची, इससे अच्छा क्या? लेकिन बट साहब क्या आप समझते हैं कि अगर खान साहब गिरने के करीब हुए या गिर जाएं तो वो सड़कों पर आए और वो कहें कि जी मुझे काम नहीं करने दिया गया? पॉसिबल है, 6 महीने सिर्फ चाहिए। गजनी याददाश्तें हमारी कौम की, 6 महीने बाद कौम फिर इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएगी। एक और दूसरा हमारा मिजाज, हम 5 साल बहुत ज्यादा है। और तीसरा ये पार्लिमानी सिस्टम के लिए हमारा मिजाज नहीं है। ये जमहूरियत डब्बा बंद हमें सूट नहीं करती, ना ये जमहूरियत है जो अमेरिका तो आइन में है ना, फिर तो आइन मुअत्तल करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक तो मेरे सर पे इस आइन को रखो, मुल्क मर जाए, लोग मर जाएं। आइन के बगैर मुल्क यार ये इस आइन को एक कॉपी मुझे ला देना, प्रोग्राम के बाद मैं चूमता हुआ घर ले जाऊंगा। उसी को चाहिए, हमारा आइन है। उसी में 2 किलो आलू डाल के मैं पका के रोटी भी बच्चों को खिलाऊंगा, उसी में जाके मैं थानों में छितर खाऊंगा, उसी में जाके मैं जेलों हवालातों में जाके और छितर खाऊंगा, उसी में जाके अस्पतालों में नौकरी लूंगा या अस्पतालों में जाके दवाई लूंगा कि ये मेरा आइन है, आइन ले लो। ओ भाई, इंसान इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जंगल तो नहीं, आइन जंगलों पे आइन तो नहीं नाफिज होता ना। मतलब तो जो भी है लुबे लुबाब ये है कि खान साहब को परफॉर्म करना शुरू पड़ेगा, चाहिए, पड़ेगा, नहीं तो वो घर जा सकते हैं, पड़ेगा, हाँ, नहीं तो घर जा सकते हैं। शाद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ीन, वक्त चाहता है के बाद आज शौकत तरीन साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो एक चार्जशीट थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ।
उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 सालों में चौथे वजीर खजाना शौकत तरीन ने अपनी वजारत संभालने के बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी ही हुकूमत की 3 साला माशी कारकर्दगी पर बड़े सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। शौकत तरीन इस तरह का मौकिफ जो है वो वजारत संभालने से पहले भी रखते थे, लेकिन वजारत में आने के बाद उनका ये मौकिफ इमरान खान की माशी जो समझबूझ है या उनकी माशी टीम जो है उसकी सिलेक्शन पर किसी चार्जशीट से कम नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, शौकत तरीन का ज्यादातर हदफ जो था वो IMF से किया जाने वाला मुआहदा था जिसमें उनको गलतियां दिखी और उनके बकौल इस मुआहदे की सियासी कीमत इस हुकूमत को अदा करनी पड़ सकती है। प्रोग्राम था ये काफी डिफिकल्ट था, इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी की सारी और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है, जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। शौकत तरीन की राय में इसलिए भी ज्यादा वजन है नाज़रीन क्योंकि हालिया दिनों में होने वाली जो महंगाई है या माशी मुश्किलात के बायस हुकूमत की मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है और गाए बगाए होने वाले इंतखाबी मार्कों में हुकूमत को शिकस्त भी हो रही है। सियासी मामलात से बरक्स अवाम पर जो पड़ने वाला बोझ है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो बिजली के नरखों में होने वाला होशरबा और मुसलसल इजाफा है। और उसी मामले पर शौकत तरीन अपनी टीम के साथ जो है वो IMF से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं क्योंकि उनके बकौल बिजली के नरखों में मजीद इजाफा जो है वो IMF की जानिब से गला दबाने जैसा है। टैरिफ हमने इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड कर रहे हैं वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है, ये सारी महंगाई महंगाई महंगाई। लेकिन मोहम्मद खसूसी ताबिश गौहर हमारे ही शो में ये कह चुके हैं कि बिजली का टैरिफ बढ़ाना जो है वो नागुज़ीर है। बिजली के नरखों में भी इजाफा नागुज़ीर है क्योंकि ये सुनामी जो आ रहा है कैपेसिटी का जो कि आज 900 अरब रुपये सालाना है जो कि अगले 3 साल में 1500 अरब हो जाएगा, उसको कैसे खपाएं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म साहब की न सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हमें ताकीद है कि इस इजाफे को कम से कम। ताबिश गौहर साहब नाज़रीन आपने सुना हमारे शो में वो कह रहे हैं कि बिजली की कीमत बढ़ाना जो है वो नागुज़ीर है, लेकिन शौकत तरीन साहब आज कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब बात ताबिश गौहर साहब की माने हम या शौकत तरीन साहब की माने, बहरहाल जो सख्त मौक़िफ़ आज शौकत तरीन साहब ने दिखाया उसके साथ साथ कुछ लचक भी उन्होंने दिखाई है और IMF को यह बावर भी कराया कि पाकिस्तान का इस प्रोग्राम से निकलने का जो है वो फिलहाल कोई इरादा नहीं है, बस हमें थोड़ी सी सहूलत दे दें, टारगेट वगैरह जो है वो हमें ना दें। ये हमने उनको कहना है कि हम IMF प्रोग्राम से निकलेंगे नहीं, लेकिन हमें आप जरा कुछ स्पेस दें। हमने रेवेन्यू को जो वो टारगेट की बात करें, हमने उनको कहना आप हमें टारगेट ना दें क्योंकि हमें पता है कि हमने बढ़ाना है ये। तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हम रेवेन्यू जो है उसके जो वो कह रहे हैं उसके करीब करीब ले जाएं, लेकिन उसकी उनकी तरह ना ले जाए ना जिस तरह वो कह रहे हैं एग्जाम्पशन को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, वो खत्म कर दो। मार धाड़ हमने नहीं करनी। अब शौकत तरीन साहब टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन माजी के 3 साल में इस मिशन के लिए 5 FBI चेयरमैन जो है वो आए और वापस भी गए, ना ही टैक्स टारगेट अचीव कर पाए कोई ज्यादा और टैक्स नेट में खातिर खा इजाफा भी नहीं हो पाया। अच्छी बात यह है कि शौकत तरीन इस मसले की जड़ तक पहुंच गए हैं जो कि FBR की जानिब से की जाने वाली उनके बकौल उनके अल्फाज में हरासानी है, हैरेसमेंट है। कि हमारे FBR में दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एज ऑफ नाउ, बट ये भी मानना पड़ेगा हरासमेंट है कि हरासमेंट है। हमारे लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते, वो इसलिए नहीं आते कि हरासमेंट है उधर। तो आप देखेंगे इस बजट में इंशाल्लाह हमको ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जिसमें हरासमेंट जो है उसको कम करेंगे बल्कि एलिमिनेट कर देंगे। और इसी वजह से नाज़रीन मेरे ख्याल में आज जो शौकत तरीन साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल एक चार्जशीट है पिछले 3 सालों में इस हुकूमत की जो पॉलिसीज़ रही हैं। लेकिन हौसला बख्श बात यह है कि शौकत तरीन साहब के पास इन मसाइल का एक हल और प्रोग्राम भी मौजूद है अगर उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोचा जाए, जिसके तहत उन्होंने ज़राअत की बेहतरी के लिए मालियाती पैकेज लाने का इशारा दिया, कामयाब किसान नामी मंसूबे की नवीद सुनाई, सनतों की इस्तेदाद बढ़ाकर गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की उम्मीद का भी इज़हार किया। IT के शुबे की ग्रोथ जो है वो 65 से तकरीबन 100% लाने की उन्होंने बात की, जिसके जरिए IT एक्सपोर्ट को $8 अरब तक पहुंचाने का उन्होंने इरादा भी जाहिर किया। छोटे कारोबारों को बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले जो 1 लाख से 2 लाख के कर्जे हैं उनको 30 लाख ले जाने की एक खुशखबरी भी सुनाई। शुबे हाउसिंग में इनकलाबी इकदाम करने का यकीन भी दिलाया। लेकिन
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह सारी मंसूबाबंदी और इरादे उस वक्त ही पाए तकमील तक पहुंच सकेंगे जब IMF इन तमाम बातों को मानने पर तैयार हो जाएगा, जिसका इशारा शौकत तरीन साहब दे रहे हैं। और इस लेकिन का मैंने 2 दफ़ा इसलिए कहा कि पिछले 3 सालों में भी मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना जब आए तो वो यही बातें करते रहे, लेकिन फिर 6-7 महीने के बाद इसी तरह वज़ीर ख़जाना को चेंज कर दिया जाता है। इन्हीं तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डॉन के मारूफ कॉलमिस्ट खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला तो ये सर कि ये जो आज तरीन साहब ने बातें की हैं, इसका मतलब ये कि IMF के साथ उस स्टाफ पेपर को दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो जो टारगेट हमें उन्होंने दिया है, हम कह रहे हैं नहीं जी हम उस टारगेट को नहीं मानते, पावर टैरिफ को हम नहीं बढ़ा रहे। सर ये होगा क्या हम ठीक है IMF प्रोग्राम से तो तरीन साहब कह रहे हैं हम नहीं निकलेंगे, लेकिन क्या IMF ये मान जाएगा? क्योंकि हफीज शेख साहब जो हैं वो IMF के साथ एग्री किए थे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ये सारी चीजें मान चुका है। सिर्फ पाकिस्तान मान तो IMF के साथ भी चुका है, लेकिन आदिल ये तमाम चीजें कैबिनेट लेवल पे अप्रूव होके IMF के पास गई थी। तो आप मिसाल ले लें, जैसे आप के जब ये प्रोग्राम निगोशिएट हो रहा था तो IMF ने 5 उन्होंने लगाई थी प्रायर एक्शंस जिसको कहते हैं, यानी कि उन्होंने कहा था 5 शराइतें जो आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही माननी है और इम्प्लीमेंट करनी है, उसको प्रायर एक्शन कहा जाता है IMF की लैंग्वेज में। उसमें से 3 जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पावर सेक्टर के साथ रिलेटेड थी, और उनमें से एक रिलेटेड टू पावर टैरिफ हाइक्स जो उन्होंने दिसंबर और जनवरी में दी हैं, और फिर उसके बाद कि नेपरा एक्ट को आप पास करें और उसमें अमेंडमेंट्स लेके आए और पावर टैरिफ की एडजस्टमेंट्स जो है उसको ऑटोमेटिक करें, यानी कि जो टैरिफ आपसे जो शॉर्टफॉल्स आ रही है आपकी रिकवरीज में वो ऑटोमेटिकली अगले महीने की या 2-3 महीने के बाद वो लोगों के टैरिफ्स में उसको पास थ्रू करें, ताकि सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन ना हो। फ्रेश एक्यूमुलेशन जो है उसको रोकना सबसे टॉप प्रायोरिटी थी उनके लिए, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू तो उन्होंने पास कर लिया था। ये चीजें कैबिनेट में डिस्कस हुई थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने नेपरा एक्ट को भी अमेंड कर दिया था। फिर IMF ने कहा था कि टैक्स साइड पे कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस में से आपने तमाम एग्जेम्पशंस हटानी है, आपने रिड्यूस टैक्स रेट्स जितने लगाए हुए हैं, जहां जहां सहूलतें दी हुई हैं सरकारों को वो हटानी है, वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए पास हो गई थी मार्च में। तो ये तो सारा हो चुका है, इंप्लीमेंट भी हो गया एज अ प्रायर एक्शन। तो अब तो शौकत तरीन साहब आके उस चीज को रोल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने कैबिनेट लेवल पे अप्रूव किया, ऑर्डिनेंस के जरिए उसको पास किया, और उसके IMF के साथ एग्री करके साइन करके सब कुछ खत्म जब कहानी हो गई थी, उसके बाद वो आके कह रहे हैं अब हमने अपना माइंड चेंज कर लिया और ये शराइत अब हमें मंजूर नहीं है, हमें दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अब उनके सामने मुश्किल रास्ता है इससे आगे तो आगे। ठीक है, अच्छा इसमें खुर्रम साहब ये बताइएगा कि जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने तो अवाम के सामने पूरा जो भी मेरी नज़र में जो चीज़ें बनती थी वो उनके सामने रख दी। आप क्या समझते हैं कि जो उन्होंने आज बातें की हैं वो तो बिल्कुल चार्जशीट कर दी है जो 3 सालों में होता रहा है, तो शौकत तरीन साहब के लिए बड़ा मुश्किल नहीं होगा इसी इकोनॉमिक टीम के साथ चलना जिनके खिलाफ उन्होंने आज खुली चार्जशीट दे दी है? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज शौकत तरीन के सामने जो है वो अपनी गवर्नमेंट के साथ चलने का है। टीम को तो वो वैसे भी चेंज भी कर सकते हैं और टीम को डायरेक्शन भी मिल सकती है कि आप अब हमारी लाइन चेंज हो गई है और आप भी अपना नैरेटिव उसके साथ साथ चेंज कर लें। ज्यादातर है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के पीछे जो उनके रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो खड़े हैं, ये लोग बार बार जाके हुकूमत को ये बता रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को खास तौर पे ये बता रहे हैं कि अगर ये मौजूदा सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो हम सब इलेक्शंस हार जाएंगे। आप देख लें पिछले 2 सालों में, अगर मैंने जो लास्ट भी देखी है 16 तक मैंने काउंट अप किए नेशनल प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस, उसमें से सिर्फ 4 ये पार्टी जीत सकी है जो पिछले 2 सालों में हुई है, और अभी मजीद और भी हो रही है बाय इलेक्शंस आने वाले दिनों में। तो ये वाला रेट अगर चलता रहा तो ये तो जनरल इलेक्शन बुरी तरह हार जाएंगे। तो उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दिया कि आप ब्रेक्स अप्लाई करो, और ये वाला जो IMF की एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत अवाम के ऊपर बोझ पड़ता है, महंगाई इंक्रीज होती है, सनतकारों के ऊपर बोझ पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो आप करें। अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पे एक मईशत के तालिब इल्म से मेरा एक आपसे सवाल ये है
कि तरीन साहब अगर आए तो तरीन साहब जो गलतियां गिनवा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आप 13.25 पे लेके गए, वो डिजास्टर्स था। आपने बड़ा सिग्निफिकेंटली अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, आपने ग्रोथ को चौक कर दिया। ये सारी बातें जो कर रहे हैं, ये तो असद उमर ने जो किया या हफीज शेख साहब ने जो किया, जिसको हमें बताया जा रहा था इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई है, खान साहब उसकी ऑनरशिप ले रहे थे। तो क्या ये सब कुछ, मतलब समझ मुझे नहीं आ रहा, क्या ये ठीक कर लेंगे? 3 सालों में जो सिग्निफिकेंट गलतियां हम गिनवाते रहे, हमें गालियां पड़वाती गई सोशल मीडिया पे लेफ्ट राइट भी, आज वो सब कुछ मान रहे हैं शौकत तरीन साहब, और ये कह रहे हैं कि अब मैं जो बात कर रहा हूं वो ठीक है। कैसे हम आगे जाएंगे? वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आ रहा है कि इस जो इकोनॉमिक मेस जो शौकत तरीन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे तो यही रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे ये गवर्नमेंट निकल पाएगी रिगार्डलेस ऑफ द इलेक्शंस के, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे? हाँ, बहुत मुश्किल है आदिल। अब यहाँ से वो जो शुरुआत अब लेंगे, देखिए पिछले 2 या 2.5 सालों से हमें बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक स्टेप्स जिनकी भी आपने लिस्ट में दी है, हाई इंटरेस्ट रेट, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, हाई टैक्सेस, कि ये सारे मजबूर है, हम मजबूर हैं ये करने पे, ये इनएविटेबल है क्योंकि हमने बहुत बड़ा क्राइसिस इनहेरिट किया था। लेकिन पिछले 2 सालों से शौकत तरीन थ्रू आउट ये कहते आ रहे हैं कि नहीं, ये चीजें जरूरी नहीं है, और ये गलत पॉलिसी के डायरेक्शन पकड़ दी है इन्होंने, और बहुत कम टाइम में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को आप खींच के लंबे अरसे में भी कर सकते हैं, जिसके तहत पेन जो है, तकलीफ है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हफीज शेख साहब की डिफरेंट थिंकिंग होती थी, वो कह रहे थे कि जब कड़वी गोली खानी है तो एकदम एक गो में खा लो, बेहतर होता है। अलबत्ता यहाँ पाकिस्तान में तो एक के बाद एक कड़वी गोलियां खा के मेरे ख्याल में अवाम भी तंग आ गई है। बट इन एनी केस पिछले 2 सालों से जो हमें बता रही थी कि हम मजबूर है, आज शौकत तरीन कह रहे हैं कि नहीं, मजबूर नहीं है, ये तो बेड़ा गर्क कर दिया और हम अब दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। चंद हफ्ते पहले आपने खुद भी जिक्र किया, ये ताबिश गौहर आके आपके शो पे कह रहे थे कि पावर टैरिफ हाइक्स इंक्रीज करने पे हम मजबूर हैं, ये इनएविटेबल है अगर सर्कुलर डेट को काबू करना है। आज शौकत आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई इनएविटेबल नहीं है और हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। तो अब एग्जैक्टली किस चीज पे ये लोग मजबूर हैं, क्या चीज इनएविटेबल है, क्या चीज है जो करनी पड़ रही है इनको मजबूरी में, और क्या है जो ये खुद चूज कर रहे हैं, इस चीज का बिल्कुल समझ आना मुश्किल हो गया है कि आज और की लाइन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और हमारी उम्मीद शौकत तरीन साहब से कि एटलीस्ट वो क्लैरिटी हमें दे दें, और साथ में ये भी हमें बता दें कि वो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त होगी और 6 महीने बाद यही हुकूमत उन्हें फिर चेंज नहीं कर लेगी, और क्लैरिटी इस बात की दे दें कि कौन सी चीज नागुज़ीर है और कौन सी चीज जो है वो नागुज़ीर नहीं है। वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक तारीखी फैसले की बात करेंगे। बिस्मा मारूफ जो कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है, वो हमें ज्वाइन करेंगी हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तारीखी इकदाम उठाते हुए खवातीन और मर्द क्रिकेटर्स के लिए पेरेंटल सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया, और इस पॉलिसी के तहत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखने वाली खवातीन क्रिकेटर्स को मैटरनिटी लीव की छुट्टी से पहले प्रेगनेंसी के दौरान दीगर ओहदों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इस दौरान खवातीन क्रिकेटर्स जो हैं वो सैलरी के साथ साथ 12 माह की छुट्टी और कॉन्ट्रैक्ट की मियाद में 1 साल तोसी की हकदार भी होंगी। सिर्फ यही नहीं, प्रेगनेंसी की छुट्टी के अख्तिताम पर खातून क्रिकेटर को दोबारा क्रिकेट सरगर्मियों में शामिल भी किया जाएगा, और पोस्ट चाइल्ड रिहैब प्रोग्राम में भी उन्हें मावनत फराम की जाएगी। नई पॉलिसी के तहत अगर किसी खातून क्रिकेटर को क्रिकेट टूर्नामेंट या सीरीज के लिए सफर करना पड़े तो उसे अपने नौज़ायदा बच्चे की देखभाल के लिए अपने मनपसंद फर्द के साथ सफर करने की इजाजत भी होगी। इस सिलसिले में अखराजात जो हैं वो पीसीबी और जो है वो खातून क्रिकेटर बराबर बर्दाश्त करेंगे। इसके अलावा बाप बनने वाले क्रिकेटर्स को भी तनख्वाह समेत 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस पॉलिसी से जहां एक तरफ मर्द और खवातीन क्रिकेटर्स की जिंदगी आसान होगी, साथ में कैरियर से मुतालिक बेयकीनी खत्म होगी, उसी तरह यह पॉलिसी चूंकि इसलिए भी काबिल तारीफ है क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ऐसी पॉलिसी का इतलाक करने वाला तीसरा मुल्क जो है पाकिस्तान बन चुका है। इसी पेशरफ पर बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेटर और पाकिस्तान की टीम की कैप्टन बिस्मा मारूफ साहिबा जो है वो खुद हमारे साथ मौजूद है। बिस्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओवर टू यू। पहले तो कैसे आप कैसे फील कर रही हैं? बहुत बड़ा ये एक इकदाम है, मैं तो इसको रिवोल्यूशनरी कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आप कैसे फील कर रही हैं और इस डिसीजन से पहले कैसे फील कर रही थी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पीसीबी की तरफ से, और विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान।
आपको जैसे पता है कि वुमेन्स क्रिकेट में जैसे एक एक कॉन्सेप्ट है कि शादी के बाद लड़कियां नहीं खेलती हैं। एज प्लेयर्स ये हमें भी खदशा रहा है, हमें नहीं पता होता था कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम कैसे क्योंकि ऑब्वियसली इतना जब आपने अपना क्रिकेटिंग कैरियर में इन्वेस्ट किया हो, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर प्लेयर्स टू लीव, एकदम छोड़ना उनके लिए। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी जो है बहुत, जो करंट प्लेयर्स हैं और जो आने वाली जो लड़कियां हमारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये स्टेप लिया गया है पीसीबी की तरफ से। एंड आई नो ये फैमिलीज के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा और दे विल नो कि उनकी जो लड़कियां हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी बहनें जो हैं उनका फ्यूचर क्या है, और डेफिनेटली वुमेन्स क्रिकेट के लिए आके मजीद डोर्स खोलेगा। ठीक, अच्छा बिस्मा, यू आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, तो जो ये डिसीजन आया उसके बाद से कितने सारे मसाइल आपके ऑलरेडी हल हो गए? और मैं इसको बार बार इस पे एम्फिसाइज इसलिए कर रहा हूं कि ये पूरी दुनिया में शायद पाकिस्तान तीसरा चौथा मुल्क है जिसके क्रिकेट बोर्ड ने ये काम किया है, एंड इट्स द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर ओवरऑल सोसाइटी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट का होता है, और आपको अपने कैरियर का डेफिनेटली कंसर्न होता है। किसी भी या मर्द हो या औरत हो, हर किसी को अपने उसका होता है कि उनका क्या फ्यूचर होगा, और आई थिंक इससे एक सिक्योरिटी मिलती है फाइनेंशियली, आपको कैरियर की सिक्योरिटी मिलती है, डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड इसमें होता है। और जिसमें फैमिलीज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फिर आपको सपोर्टिव हो जाती है इसमें, और जिस तरह के हम वुमेन्स क्रिकेट हमारी ग्रो कर रही है पाकिस्तान, और जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो आई एम श्योर ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है वुमेन्स क्रिकेट के लिए, और जो ये स्टेप लिया गया है डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा वुमेन्स क्रिकेट को मजीद आगे डोर्स खोलने में। बिस्मा मारूफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ऑल द बेस्ट, हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिटर्निटी लीव है क्या, पाकिस्तान में इसके लॉज क्या कहते हैं, और क्यों मैं ये समझता हूं कि अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के निजी सेक्टर में और सरकारी शुबे में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बिस्मा मारूफ से। इस वक्त हमारे साथ जो पाकिस्तान वुमेन टीम की माया नाज और लॉन्डन है निदा डार, वो हमारे साथ मौजूद है। निदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा ये अहम इंपॉर्टेंट डिसीजन और डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन। ओवरऑल बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी क्या थिंकिंग है, क्योंकि अक्सर ये होता है पाकिस्तान में, जिस शोबे में भी हो, स्पोर्ट्स में भी यही है कि जैसी शादी हो जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मिटर्निटी लीव वगैरह तो पहले होती नहीं थी, उसकी वजह से वो बिल्कुल ही फील्ड से आउट हो जाती थी। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? ऑफ कोर्स पीसीबी की तरफ से इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त किस्म के, और ऑफ कोर्स लड़कियां बहुत सिक्योर हो गई हैं इस स्टेप से, और बहुत खुशी की बात भी है कि इस तरह का इनिशिएटिव पीसीबी की तरफ से लिया गया। स्पेशली जब भी आप इस तरह की लीव लेते हो तो बहुत सारे ऐसे कह लें कि अदारे ऐसे हैं जो आपको शायद पे बैक नहीं करते इस चीज़ को लेके, लेकिन ये कि पीसीबी की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये सिक्योरिटी हो गई है लड़कियों के लिए कि आपको जब भी इस तरह की लीव चाहिए तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप सिक्योर हो इस मामले को लेके। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, और बाद में हालात किस तरह के होते हैं, लेकिन एटलीस्ट अब आपको पता है कि आपका कोई बैक करने वाला है, और लड़कियां एटलीस्ट सिक्योर हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे निदा ये बताइए कि ये कितना अहम इशू था टीम के अंदर। अगर हम बात करें, जाहिर बात है आपस में दोस्त भी हैं, वो बैठे हुए होंगे, आप ये सारी बातें करें, किसी की शादी हो चुकी होगी, किसी की हो रही होगी, तो उसकी वजह से मिटर्निटी लीव पहले नहीं थी, उसकी वजह से ये डिसीजंस भी बड़े जो है मुतासिर होते हैं। तो क्या इस किस्म की कितनी डिस्कशन होती थी आप सब प्लेयर्स में, और अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट और अच्छा वेलकम उसको किया जा रहा है इस डिसीजन को? देखिए जी, बहुत सारी हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी अब शादियां भी हो गई हैं और वो सेटल्ड भी हैं, लेकिन हम लोगों को देखें, लड़कियों का टेन्योर बहुत कम होता है क्रिकेट खेलने का, और बहुत ज़्यादा साल हम क्रिकेट में गुजारते नहीं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि जो हमारी सिक्योरिटी के लिए फॉर द लाइफ टाइम, आगे भी जो भी लड़कियां आएंगी उनके लिए भी ये सिक्योरिटी मिल गई है। और ऑब्वियसली जब आपस में भी काफ़ी इस तरह की बातें हम जब करते थे, तो एक इनिशिएटिव लेने का जब भी कोई बात करते थे तो उसमें ये चीज़ भी ज़रूर होती थी कि शादी के बाद हमारा कैसा फ्यूचर होगा या हम कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो पीसीबी ने जो भी ये काम किया है दी बेस्ट है, और मेरा ख्याल है कि आने वाली सब लड़कियों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त खुशाइन बात है, और इस तरह के काफ़ी सारे स्टेप पीसीबी ले रहा है जिससे लड़कियों को एटलीस्ट फ्यूचर उनका सिक्योर हो गया।
चले, ऑल द बेस्ट निदा डार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीसीबी ने इकदाम आया, अच्छी बात है। वहीं हमारे माशरे के दीगर शुबों में भी ऐसे इकदामात की जरूरत है। पाकिस्तान के आर्टिकल 37 के तहत, आइन के आर्टिकल 37 के तहत खवातीन को जो प्रेगनेंसी के दौरान सहूलत फराम करना है वो लाजमी है। साथ ही वेस्ट पाकिस्तान मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1958 की अगर बात की जाए, उसका इतलाक तो किया जाता था, जिसके मुताबिक खातून जो है वो बच्चे की पैदाइश पर 12 हफ्तों की छुट्टी ले सकती है। मुल्क के तमाम इदारों जहां खवातीन मुलाजमत करती हैं वो तनख्वाह के साथ 3 माह की मैटरनिटी तातीलात देने के पाबंद है, लेकिन खास तौर पर निजी इदारों में इस कानून पर अमल दरामद की शरह इंतहाई कम है। और अक्सर जगह तो यह भी देखा गया है कि ज़चगी के दौरान जो है दौरान मैटरनिटी खातून को सहूलत मिलने की बजाय नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। गुज़श्ता साल सेनेट ने वफाकी दारुल हुकूमत के मातहत काम करने वाले तमाम इदारों में बच्चों की पैदाइश के मौके पर जो माँ को तनख्वाह के साथ 6 माह की रुख्सत और वालिद को 1 माह की रुख्सत का बिल मंजूर किया था। उसका इतलाक अक्टूबर में वफाक की सतह पर इदारों में हो चुका है। लेकिन द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इसके ऐसे जो जिस तरह पीसीबी ने काम किया है, ये तमाम इदारों में अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो निजी इदारे हों सरकारी इदारे हों, ये जो मैटरनिटी लीव के कवानीन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए सख्ती से, और ये मेंटालिटी चेंज की जाए कि अगर खातून जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाए। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं। अब दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान भी बदल रहा है, और उम्मीद है कि जिन लोगों की अभी भी ये सोच है, ये सोच भी बदलेगी। अगर वो नहीं बदलाना चाहते तो उनको बदलना पड़ेगी। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।